बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अनिरुद्ध। ये है कुंडली मुझे मिली है मोहाली पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ये 2 हिस्सों में आपके सामने आएगा। ये लग्न कुंडली है, इसी जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित होंगे आज ही शाम में, जहां आप लग्न, नवांश और दशमांश का एक साथ विश्लेषण देखेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने प्रश्न अवश्य ही कमेंट में लिख दिया करिए, चाहे जो भी प्रश्न हो। उसके बाद रविवार की रात्रि 8 बजे का कार्यक्रम भी देख लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स, उसे भी जरूर क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं गीता जी का संगीतमय पाठ लाने वाला हूं अपने स्वर में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2071, शक संवत 1931 कीलक संवत्सर में जातक का जन्म हुआ है। अब ये जो कीलक संवत्सर है इसमें व्यक्ति साहसी होता है और प्रभावशाली होता है, प्रेम बांटने वाला होता है और गंभीर होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके जीवन में जो ग्रह उनकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, ये ग्रह जो जैसे यहां बैठे हैं आप जो देख रहे हैं, तो इसमें ये सारे ग्रह चाहे वो कमजोर चाहे वो मजबूत, तभी संपूर्णतया परिणाम करेंगे जब आपकी कुंडली का पंचांग बढ़िया होगा। पंचांग में तिथि अच्छी हो, योग अच्छे बने हो, नक्षत्र बढ़िया हो, करण अच्छा हो, दिन वार तिथि, ये जो चीज है ये किसी भी कमजोर कुंडली को मजबूती देने के लिए काफी होती है। और ये जो पंचांग है, आपका नक्षत्र किस जन्म में आपका नक्षत्र हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये जो चीज है ये जातक के कमजोर पहलू को भी, कुंडली में जो कमजोर पक्ष है उसको भी मजबूती देने के लिए काफी होते हैं। मतलब कुंडली को बल जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा के से प्राप्त होती है, ठीक उसी तरीके से कुंडली को बल पंचांग से ही मिलती है। और चूंकि पंचांग में सबसे पहले अगर देखें तो इनका जन्म हुआ है उत्तरायण में, इसके कारण व्यक्ति की कुंडली में उत्तरायण में होने के कारण सूर्य बलवान होंगे और उत्तरायण में होने के कारण व्यक्ति का इम्यून ठीक होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, वो प्रतापी होगा और विख्यात होता है। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से प्रेम समझने वाले, प्रेम को बांटने वाले और प्रेम की भाषा को बहुत ही गहराई से जानने वाले होते हैं, झगड़ालू नहीं होते। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाते रहेंगे। व्यय कभी भी गलत और अव्यवस्थित जगहों पे नहीं होगा। व्यक्ति धनवान बना रहता है। सरकार से, पिता से, माता से और कुटुंबजनों से हमेशा ही संबंध मधुर रहते हैं। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होता है। शनिवार के जन्मे होने से थोड़ी गंदगी रहती है, नाखून बड़े, बाल बड़े और शरीर में बाल भी हो जाते हैं आगे चल करके। वैसे देखने में बड़ा ही व्यक्ति सुंदर होता है। शनिवार के जन्मे होने से वो थोड़ा दुखी होगा और जब कभी भी आप उससे कुछ पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। जब कभी भी आप पूछेंगे तो बोलेगा मुझे ये चाहिए। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। या ये फिर ये कह सकते हैं कि वो जीवन के अंतिम अवस्था में जाते जाते भी अपने पराक्रम के बल पे संपूर्ण चीजें प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है और उसे प्राप्त कर भी लेता है। अति गंड योग, पुनर्वसु नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया। पुनर्वसु नक्षत्र प्रधान नक्षत्रों में एक। हाँ, थोड़ी बहुत रोग व्याधि और थोड़ी वाक्पटुता होने के कारण व्यक्ति भुजाओं का मालिक होता है, अपना व्यापार फैलाना चाहता है और कई लोगों के संपर्क में रह करके अपने प्रभावों को वृद्धि देता है। जहां वो कई बार जब सारे लोग उसे छोड़ देंगे एक वक्त पे, फिर भी उसके पास अपना कम से कम इतना बुद्धि हो जाए, इतनी प्रबलता रहती है, लक्ष्य को पाने की होड़ रहती है कि वो सब कुछ प्राप्त कर ही लेता है। निसंदेह ये कुंडली अच्छी होगी पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे होने से। और पुनर्वसु नक्षत्र अति गंड योग में जन्मे होने से कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो होती है, पर मांगलिक कृत्यों में कभी कभी साधारण सा मन लगता है। ऐसा ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण इनकी कुंडली में बलवान होने का बल शरीर से थोड़ा कम होगा। बुद्धि से व्यक्ति बलवान ज्यादा होगा, वो तार्किक होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा, यशस्वी होगा, गुणकारी होगा
और प्रारब्ध पे और भाग्य पे विश्वास करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा अंधभक्त तो नहीं ही होता है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण शुद्धता, सात्विकता का प्रभाव रहेगा जीवन में, भगवान का आश्रय लेने वाला, दूसरों को समझने वाला, गुणों और दोषों में भेद जानने वाला, सत्य और असत्य के बीच की परिभाषा में अंतर स्पष्ट करने वाला, ईश्वर की मूर्ति और ईश्वर के बिंबों का दर्शन करने वाला, विग्रह का दर्शन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला और कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला होता है। आत्मबल अगर कभी कभी कमजोर हो, हृदय क्षेत्र अगर कभी कभी कमजोर हो, वात जनित बीमारियां अगर कभी होती हैं, तो ये इस कुंडली के लिए सामान्य बात होगी। क्लियर है? ये इनकी कुंडली का पंचांग था। इस कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग की सबसे अच्छी बात है कि उत्तरायण में जन्म, जहाँ पे सूर्य बलवान हो जाते हैं, और शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा, ये बड़े अच्छे होते हैं। व्यक्ति को धन को असंतुलित करना और असंतुलन को संतुलन में लेके जाना, असंतुलित नहीं करना, संतुलित करना, और सही जगह पे धन का खर्च होना, सही जगह से धन का आना, धर्म से युक्त होकर के जीवन जीना, व्यवस्थित जीवन जीना। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फिजूल की नहीं चलती हैं और वो कभी भी किसी दूसरे को सताने में विश्वास नहीं करता है। ऐसा ये है इनकी कुंडली का पंचांग। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। आइए अब मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। ग्रह की डिग्री, सबसे पहले सूर्य को देखें। 13 डिग्री 47 कला, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शनि 10 डिग्री के बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि ग्रह अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है या फिर अपने नक्षत्र में बैठा है तो उसे अतिरिक्त बल मिलेगा। सूर्य यहाँ युवावस्था के बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पे कमजोर होंगे, 1 डिग्री के हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा है, इस वजह से चंद्रमा के पास भी सपोर्ट है। और चंद्रमा और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो वैसे भी चंद्रमा का बल बढ़ जाता है। मंगल जन्म कुंडली में 3 डिग्री के बाल्यावस्था के होंगे, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, केतु सन्निकट ही हैं, इस वजह से मंगल और केतु का भी साम्य रहेगा अच्छाई के तौर पे। बुध जन्म कुंडली में 1 डिग्री के हैं, ये कमजोर हैं, यहाँ पे मृतप्राय हैं, इस वजह से हमें बुध को बल देने की आवश्यकता होगी, जिसके कारण कम से कम उसका रोजगार और डेली रूटीन खराब न हो। बुध गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का होता है, और गुरु बैठे हैं आश्लेषा के। इसका अर्थ है कि गुरु और बुध ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। और नक्षत्र का परिवर्तन, किसी ने पूछा था किसी कार्यक्रम में के कमेंट में कि पंडित जी नक्षत्र का परिवर्तन कैसा होता है। भगवान, आप जहां कहीं भी हैं उपस्थित हो यहाँ, और आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। नक्षत्र के परिवर्तन से जो परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं वो अभूतपूर्व और बहुत ही ज्यादा गहराई से उसे प्रभावित करने वाले, सूक्ष्मतया प्रभावित करने वाले होते हैं। इसका अर्थ होगा कि इसका प्रभाव, जैसे गुरु और बुध ने अपने आप को प्रभावित किया है, एक दूसरे से मैच किया है, एक दूसरे के साथ वो बना रहे हैं संबंध, तो व्यक्ति बुद्धिमान, यशस्वी, तार्किक, समझदार, ज्ञानी, गूढ़मयी, रहस्यमयी और चिंतन करने वाला, व्यवहारिकता का बोध रखने वाला, धर्मशास्त्र को समझने वाला, माता और पिता के भावों से भावों का मैच करने वाला, पिता को सुख देने वाला और माता की सेवा करने वाला होता है। क्लियर है? बुध के बाद गुरु जन्म कुंडली में कुमार अवस्था के होंगे, क्योंकि ये सम संख्या की राशि में बैठे हैं। 18 डिग्री पे ग्रह कुमार अवस्था का हो जाएगा। उसके बाद शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र इनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं यहाँ 19 डिग्री के वृद्ध होंगे, और शनि जन्म कुंडली में सम संख्या की राशि में 10 डिग्री पर वृद्ध हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि शुक्र और शनि के पास अनुभव तो है, पर वस्तुतः इन लोगों की दशाओं में, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा, मंगल, गुरु, सूर्य और मंगल महत्वपूर्ण होते हैं, पर वस्तुतः इन कुंडली में, मतलब जैसे धनु लग्न की कुंडली के लिए बुध, शुक्र और शनि सामान्य प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि शुक्र 6वें और 11वें भाव के अधिपति होते हैं, और चूंकि बुध 7वें भाव के अधिपति होते हैं, ये द्विस्वाभाविक राशि केंद्र में बनी है। द्विस्वाभाविक राशि जब केंद्र में बनती है तो 7वां भाव बाधक भाव बन जाता है, इस कारण से सप्तमेश यहाँ बाधक कहे जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि बुध बाधाएं उपस्थित करेगा। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में शुक्र, बुध और शनि की दशा में, क्योंकि बुध पहले ही मृतप्राय हैं, शनि पहले ही वृद्ध हैं और मंगल शुक्र पहले ही वृद्ध होकर के बैठे हैं, इन अवस्थाओं में जब ये ग्रह चूंकि वृद्ध और मृतप्राय होकर के बैठे हैं, तो हमें इनकी दशाओं में अपने करियर को, अपने डेली रूटीन को, अपनी छोटे समाज को, अपनी दिनचर्या को
अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को ज़्यादा ही डीप में जा करके उनको समय देने की आवश्यकता होगी। मतलब शुक्र, शनि और बुध की दशाएं जातक के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी लाने वाली हो सकती हैं। जैसे वो जो मैंने क्षेत्र का, जैसे धन व्यय हो, धन खर्च होता है, धन इकट्ठा नहीं होता, बजट बनाने में दिक्कत होती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, कठोर बोलने वाला हो जाता है, वाणी का प्रभाव कस्तूरी की तरह सुगंधित करने वाला नहीं होता और कमजोरी देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि हमें इन दशाओं में जातक को समझाने की आवश्यकता होगी और उसको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचाने की आवश्यकता होगी। किसकी दशा में? शुक्र, शनि और बुध की दशा में। ग्रह बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपकी कुंडली में गुरु कुमार अवस्था के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि सामान्यतः ये ग्रह आपको 50% के परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ग्रह जब कुमारावस्था का होगा, इसका अर्थ होगा कि वो सबसे पहले अपनी, यहाँ पे चूंकि वो सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो कम से कम सामान्यतः चतुर्थ का, उसके बाद द्वितीय लग्न का और अंतिम में आकर के वो जन्म कुंडली के अष्टम का परिणाम करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु की दशा आएगी तो आरंभ में गुरु जब आएंगे तो परेशान भी करेंगे। यानी कि हमें उस दशा काल में भी, जो राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आएगी, उसमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है उसके आधार पर शनि, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में अब शनि के बाद बुध आएंगे और शनि आपकी कुंडली में कैसा बैठा है? शनि आपकी कुंडली में वृद्ध होकर के बैठा है। अवस्थागत ये ग्रह आपकी कुंडली में मात्र 25% का परिणाम कर रहा है। हालांकि ग्रहों का 25% परिणाम भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक और कमजोर नहीं होता। हाँ, इस दशा में आपको अपने अनुभवों का, हालांकि अभी व्यक्ति छोटा है तो इसका अर्थ है कि अभी हमें अनुभव सीखने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है। ये ग्रह ऐसे बैठे। भावों का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस भी घर में बहुत सारे ग्रह अगर बैठे हों, 3 से 4, तो जैमिनी ज्योतिष उसको बलवान बना देते हैं। पाराशर ज्योतिष में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी होता है, पर कई प्रकार के योग भी बन जाते हैं, पंचग्रही, चतुर्ग्रही और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, देश दुनिया छोड़ करके जो होता है वैसे एक योग बनता है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो ये ऐसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे लग्नेश जो जन्म कुंडली में बनते हैं गुरु, वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा अगर आपकी भी कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको अब अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके अंदर बहुत सारे सद्गुण छुपे हुए हैं। हो सकता है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इस कारण से उसको उजागर करने का अवसर नहीं होता। अब थोड़े से टाइम अपने आप को दे करके अगर उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत सारे क्रिएशन भरे पड़े हैं, जिसको निकाल करके आप अच्छा बढ़िया कर सकते हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। अब आपको इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे गुण हों, पर उसमें से बहुत अच्छा कौन सा है। जैसे मैं संगीत भी गा लेता हूं, मुझे पेंटिंग भी आती है, मैं बातचीत अच्छा कर लेता हूं, मेरे राग विराग बहुत अच्छे हैं, मेरे अंदर लिखने की शक्ति बहुत अच्छी है, मैं लिख अच्छा सकता हूं, मैं बोल अच्छा सकता हूं, पर इसमें से मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं? पर इसमें से मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं और मेरे लिए कौन सा क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित है? यह सोचने से ज्यादा आवश्यक यह है कि मैं सबसे अच्छा कर किसमें सकता हूं। चाहे उसमें असुरक्षा का भाव रहे या ना रहे, अगर वो मेरा बेहतर है तो मैं उसमें भी अपने आप को सुरक्षित कर लूंगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो चूंकि वो उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव बलवान है। मतलब चिंतन करना, मनन करना, रिसर्च करना, डीप थॉट में जाना, वैचारिक सागर में गोते लगाना और उसके बाद उसमें से मोती निकाल करके उसको पिरो करके माला बना करके सुंदर अपने आप को या किसी भी दूसरे को उसकी शोभा बढ़ा देना, आपके पास इसके गुण हैं। और यहां पे आपको थोड़ा सा सावधान इस मामले में होना चाहिए कि आपका वक्त कहां नुकसान हो रहा है, कहां आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में आपकी संगति है, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, कौन आपके घर के आसपास रह रहा है और कौन आपके घर पे और घर की महिलाओं पे कैसी कुदृष्टि डाल रहा है। इन लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कई बार आपके घर के समीप वाले लोग ही आपके साथ नुकसान करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये भी। दूसरा है कि इस अवस्था में कई बार आपको आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जीवन के 30-32 वर्षों तक दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के चलना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको आपका प्लेटफॉर्म मिलता है
और उसके बाद फिर आप निर्बाध गति से आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कोई टोकने वाला नहीं होता। आरंभ में बहुत ही कठिनाई होती है, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, स्वास्थ्य परेशान रहे, मिरमिरा रहे, चिंतित करता रहे जातक अपने माता पिता को भी, पर बाद में चल करके बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हो। हालांकि ये सब चीजें मैं इस जातक के लिए नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है। अगर उस भाव का अधिपति वहां नहीं बैठा होता तो मुश्किल बढ़ जाती। पर यहां आयु का सुख होगा, चिंतन का सुख होगा, रिसर्च का सुख होगा, पेपर क्लियर करने का सुख होगा और गंभीर विचारों में गोते लगाने का सुख होगा। अपने व्यवहारिकता पे, व्यक्ति की बुद्धि पे, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, अटैच होना, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखना, व्यय को सही संतुलन देना, ये सारी चीजें यहां पे गुरु करने वाले होंगे। पेट में परेशानी हो सकती है, वात जनित दिक्कत होगी, अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या होगी, सरकारी नौकरी का सुख मिलेगा, पिता का लाभ बढ़ता है, ये आदि आदि चीजें। और गुरु की दशा में आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। गुरु की दृष्टि अच्छी है, उन्होंने शनि को देखा है, वक्री है हालांकि, पर फिर भी हमें यह बात याद रखने की आवश्यकता होगी कि जैसे शनि का सुख यहां पे मिल रहा है शत्रु का, इसका अर्थ होगा कि भाग्य का कारक अष्टम में है तो थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य देगा। और भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ के हैं तो माता से, चल अचल संपत्ति से, भूमि भवन वाहन और किसी भी प्रकार के संपूर्णतया भौतिकीय सुखों का माता के और पिता के सेवा के साथ साथ ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। उसको परिवार का सुख भी मिलता रहेगा, घर परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, उसकी वाणी और उसके सरकारी क्षेत्रों का लाभ मिलता रहेगा। ये राहु यहां बहुत अच्छे बैठे हैं इस वजह से, और शनि की दृष्टि यहां है इस वजह से। तो शनि और राहु का संबंध, तो शनि की दृष्टि यहां पे अपने भाव पे, शनि की दृष्टि यहां पे मित्र की राशि पे, और शनि की दृष्टि यहां पे शत्रु के कारण, इस वजह से सामान्य धार्मिक होगा, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर ऐसा ही लगा है, पर वो थोड़ा क्रिएटिव है और अपने फोकस पे काम करेगा, फोकस होके काम करेगा, लक्ष्य उसका निर्धारित है, धन थोड़ा खर्च करने वाला होगा। सूर्य और बुध के साथ केतु बैठे हैं, घर में थोड़े बहुत सुख के साथ, नहीं थोड़े बहुत सुख नहीं कहूंगा, यहां सुख ज्यादा है, थोड़े बहुत संताप के साथ व्यक्ति अपने संपूर्ण सुखों का भोक्ता होता है। क्योंकि यहां पे जो बात बनी है वो मीन राशि में बैठे हैं, बुध नीच के हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनका नीच भंग गुरु से हो रहा है क्योंकि गुरु ने उनको देखा है। तो यहां पे जो ग्रहों की दृष्टि का संबंध हो रहा है, जैसे गुरु ने शनि को देखा है, शनि भाग्य के लिए थोड़े कमजोर होंगे, मतलब अपनी दशा काल में जब वो आएंगे तो अंतिम दशा में, जब उनका अंतिम चरण होगा दशा का, उस समय वो भाग्य को मंद करेंगे। वैसे इनकी गंभीरता बड़ी अच्छी होगी और स्वभावगत व्यक्ति अपने पिता से सुख भोगता है, किसी भी देश की सरकार से उसको कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। सूर्य और बुध नौकरी देने वाले बन रहे हैं। यहां पे मंगल के साथ शुक्र का बैठना पंचम भाव में, तो मंगल इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं और शुक्र इस कुंडली के लिए षष्ठेश होते हैं, लाभेश। वैसे व्यक्ति कई जगह से धन कमाएगा क्योंकि लाभ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं। अवस्थागत ये ग्रह थोड़े कमजोर है, थोड़े परिणाम कमजोर रहेंगे, पर वस्तुतः मंगल का पंचम भाव में रोचक योग बनाना और यहां पे सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, ऐसी स्थिति में दांपत्य भी बहुत ही ज्यादा सुखद और श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति इस कुंडली के आधार पे कभी भी मैकेनिक्स कर सकता है, पेट्रोलियम सेक्टर में जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जा सकता है, सिविल इंजीनियर कर सकता है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जा सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है और आदि आदि चीजें, पेट्रोलियम और केमिकल के सेक्टर में भी काम कर सकता है। ये इस क्षेत्र का करियर इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगा। तात्कालिक और आधुनिक शिक्षा को समझने की आवश्यकता इस कुंडली को आसान करेगी। दशम स्थान का सुख है, लग्न का सुख थोड़ा बढ़िया बनेगा, उच्च के हैं। मैंने बात एक कही थी, 12वें के उच्च के गुरु कमजोर होते हैं, वो व्ययाधिक्य देते हैं, लेकिन अष्टम के उच्च के गुरु व्ययाधिक्य नहीं देते, वो संतुलित करते हैं, क्योंकि मित्र की राशि को देखेंगे यहां बैठेंगे तो, और वस्तुतः अगर वो उच्च के यहां होके बैठेंगे तो आपका एनालिटिकल व्यूज बहुत बढ़िया होता है। एनालिटिक्स करता है व्यक्ति, बहुत ही गंभीरता से किसी विषय पे अपना मत रखता है, वो स्वभावगत बहुत ही ज्यादा निश्चल होता है और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। उसका मन एकाग्र है और चिंतन बढ़िया है, वो गलत जगह पे अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाएगा और व्यवस्थित जीवन जीने में उसको आनंद आता है। शनि और गुरु का संबंध जन्म कुंडली के 2 भाव से, उसको धनवान और श्रेष्ठ जगह पे धन खर्च करने के लिए
लाभदायक स्थिति, क्योंकि शनि यहाँ पे अगर शत्रु के घर में या फिर सम राशि के बैठे हैं, हालांकि शत्रुता ही होगी क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, पर फिर भी मंगल पंचम भाव में अकेले बैठे हैं शुक्र के साथ जो षष्ठेश हैं, इस कारण से प्रतियोगिता रहेगी। नौकरी में एक दो बार असफल व्यक्ति होगा, प्रमोशन वगैरह में व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और गंभीरता हमेशा ही बरकरार रहेगी। इस भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी है। भाग्येश का सप्तम इसके साथ जाना, पति और पत्नी मिलकर के माता और पिता की सेवा करते हैं, ये पक्की बात है। और घर में सुख का वातावरण बना रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति का जन्म जैसे ही हुआ है, उसके तुरंत बाद से ही पिता का प्रभाव बढ़ा है। पिता और माता का घर जो है वो संतुलित है और बहुत ज्यादा खुशनुमा भी बना है। माहौल सदाचरण का हो रहा है और निस्संदेह जातक भाग्यशाली है। अष्टम भाव के गुरु कमजोर नहीं है, बस खाली अगर स्वास्थ्य, हाँ ये कुंडली धनु लग्न की है, इसकी विशेषता बता दूं, मैं खुद धनु लग्न का हूं, बहुत अच्छे से बताऊं तो धनु लग्न के बारे में मैंने बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारी चीजें कही हैं, पर धनु लग्न के लोगों को अपने दिनचर्या में कभी भी आप किसी के साथ राजनीति नहीं कर सकते, आप झगड़ालू नहीं हो सकते, आपका भोजन शुद्ध रहेगा, आप मंदिरों के दर्शन में कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे, लोगों को दान देने में आप कभी भी भ्रम में नहीं जाएंगे, प्रोत्साहन देते हैं, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहना अच्छा होगा और ये रहना ही होगा, नहीं करेंगे तो फिर पतन में जाएंगे। साधु संत सन्यासी, बूढ़े वृद्ध बालक बच्चे और सबको प्रेम करने का भाव अंदर ही बैठा है और वो हमेशा ही प्रकट होने के लिए बेचैन और बेआबरू है। निसंदेह ये कुंडली राजनीतिक में जा सकती है, निसंदेह ये कुंडली समाज सेवा के क्षेत्र में जा सकती है, निसंदेह ये कुंडली विश्वविख्यात और बाहर जाकर के सेटल हो सकती है। इस कुंडली में बाहर से धन कमाना, कई जगहों से धन कमाना, क्योंकि मंगल और शुक्र एक साथ बैठ रहे हैं और व्यक्ति शेयर से भी धन कमा सकता है। बड़ी कंपनियों का जो है वो मालिक तो नहीं होगा, पर उसके शीर्षस्थ अधिकारियों में से उसकी पहुंच होती है और वो जबान का बड़ा ही, मतलब जैसे जो उसकी वाणी होती है वो उसका बड़ा ही शुद्ध होता है और कभी भी व्यावसायिक नेचर लेकर के कोई काम नहीं करता है। वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, उसको कभी भी किसी को नुकसान में देखना अच्छा नहीं लगता, वो जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है और हमेशा ही जिम्मेदार बना रहता है। मंगल पंचम भाव में है तो क्रिएटिव है, कला के क्षेत्र से उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा। पंचमेश पंचम में है, उनकी दृष्टि गुरु पे है, नीच की दृष्टि है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपने घर परिवार के महिला जातकों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। संतान उत्पत्ति में दिक्कत ना हो, कामातुर भाव बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे, भोजन जितना हो सके शुद्ध करे, एकादशी के दिन कम से कम अवस्था के हिसाब से रोटी और उसके बाद अन्न का त्याग कर दे एकादशी को। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। इनकी कुंडली में राशि कर्क की बनी है और मैं समझता हूं कि अभी के हिसाब से भी ये व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान बनेगा और धनवान है भी और पक्का बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा। खेलकूद के क्षेत्र में भी इनकी कुंडली में योग बने हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, पर वो थोड़ा कम होगा। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, तार्किकता कभी भी कुतर्क में ना बदले और दिमाग कभी भी परेशान ना हो। अष्टम के चंद्रमा कई बार परेशान करते हैं, आपको समस्याओं से निकलने में उनको दिक्कत होती है, इस वजह से कभी कभी शिव मंदिर का दर्शन, उनके मंदिर का धोना, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। ये योग बने हैं। लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना ठीक होता है, पर यह अवयोग होता है, पर मैं इसे अवयोग नहीं कहूंगा, यह व्यवस्थित है और बहुत अच्छा है। धन भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति होकर के 12 में बाहर विदेश, बाहर जाना, धन का व्यय होना, गंभीर होना और मेहनत ज्यादा करना, यह सब होगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे 3 डिग्री के हैं बालावस्था के और शनि पहले ही 12 में है, इस वजह से पराक्रम लगेगा, मतलब आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में जाना, यह कुहू योग है और कई बार व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलती है गुरु की दशा में। इसके बाद अगर इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पे सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। थोड़े बहुत भ्रम के साथ व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, पर वस्तुतः उसके पास सुख संपत्ति से युक्त जीवन रहता है। वो कभी भी उसके मामले में कभी भी उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष की गति व्यक्ति की मिली हुई है, वो कभी भी किसी शत्रु से डरने वाला नहीं और नहीं परेशान होने वाला है। पंचम भाव के अधिपति पंचम में, भाव का अधिपति वहां बैठा है, भाव बिगड़ेगा नहीं। उसकी दृष्टि बहुत अच्छी यहां के लिए भी नहीं है, यहां के लिए भी नहीं है और यहां के लिए ठीक है। इसका अर्थ होगा कि 12वें भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव और साथ ही साथ उस भाव पे केतु का प्रभाव आपको झगड़ा करने से बचा रहा है। कई बार व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो वो सोचता नहीं है कि क्या होगा, मतलब वो आपाक हो सकता है।
इस वजह से चूंकि धनु लग्न का है तो उठा पटक करने वाला हो सकता है, ये एक सामान्य बात है। छठवें भाव के अधिपति का पंचम में जाना, ऋण योग लगेगा, देने से बचें। कभी भी किसी को इनके हाथ से दान दिलवाइए पर उधार ना दिलवाइए, अटक जाएगा तो निकलेगा नहीं। और कई बार व्यक्ति दे करके भूल जाने वाला होता है, चलो ठीक है उसका मन होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, ऐसा। पर ये अपनी स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए कभी भी किसी के पास इसको जीवन में किसी के पास मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी कृपा इनके ऊपर माता रानी की है। सातवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, नीच के हैं। विवाह वैसे तो इनकी कुंडली में कमजोर नहीं होगा, पर वैसे एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में जो बुध हैं वो किसी भी शुभ ग्रह से तो नहीं पर गुरु से दृष्ट हैं, तो फिर घबराने वाली बात नहीं। मतलब ठीक है, सप्तमेश को अगर गुरु देख रहे हैं और सप्तम भाव को पापकर्त्री वगैरह नहीं लगा है तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं एक बात कह दूं कि अगर यही बुध वक्री हो जाते तो कष्ट देते, पर वक्री नहीं है। अष्टम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना, आपको सोचने समझने की शक्ति देता है, आयु बहुत अच्छी देता है, पर विचार में कई बार व्यक्ति घुस जाए तो उससे निकलने का नाम नहीं लेता, चिंता बहुत ज्यादा करता है। राहु शनि की दशाओं में थोड़ी बहुत चिंता रहती है। वैसे अभी तो इनकी कुंडली में 2036 तक लाजवर्त धारण करने की आवश्यकता है गले में, अगर हो सके तो कर लीजिए। नवम भाव जन्म कुंडली में माता पिता की सेवा, भाग्य का लाभ, पूर्वजों का आशीर्वाद और चिंतन करने की बात, और साथ ही साथ कभी भी व्यक्ति नैतिकीय रूप से गलती नहीं करेगा, नैतिक तत्वों की जिम्मेदारी लेकर के अपनी संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दशम भाव ठीक बना, एकादशवां बहुत अच्छा, 12वां संतुलित है, पंचमेश पंचम में है, खराब नहीं है। वैसे ये जातक मंगलिक नहीं है किसी भी तरीके से, ये आपकी कुंडली है। नक्षत्र के आधार पर बताऊं बात तो सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं और शनि का जो प्रभाव है, इस आधार पर व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति कभी भी अव्यवस्थित नहीं है और वो किसी को भी ठगते हुए नहीं देखना चाहता, सत्य भोगी है, सत्य बोलने वाला है और सत्य का सिंहासन पकड़ करके रखने वाला है। मंगल जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति क्रिएटिव है, शुक्र के साथ बैठे होने के और केतु के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति के पास सरकारी संपत्ति का सुख और जितना उसको प्रेम चाहिए उतना वो प्राप्त कर लेता है। बुध की स्थिति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है, परिवर्तन योग लगाए हैं, नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। आध्यात्मिकता, चिंतन, माता पिता की सेवा, धार्मिकता का बोध और श्रेष्ठ लोगों के साथ संपर्क में रहना, ये सब ठीक रहेगा। गुरु को की दृष्टि अगर बुध को प्राप्त नहीं होती तो ये खराब हो जाता। गुरु जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, वो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यवहारिकता बनाने देने के साथ साथ वो कम से कम आपको विलक्षण बुद्धि का तार्किक अवश्य बना देंगे। गुरु के बाद शुक्र की जो स्थिति बैठी है वो अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि गुरु, बुध, शुक्र और शनि बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है और मंगल और केतु भी नक्षत्र के आधार पर खराब नहीं है। क्लियर है? तो शुक्र भी जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र के हैं तो व्यक्ति को कम से कम कभी भी साहस, नौकरी, बल, पराक्रम और अपने आप को बड़ा बना करके रखने वाला, सिंहासन के साथ चिपक करके बैठना, बड़े लोगों के साथ संपर्क में रहना और प्रेम विवाह करना, ये सब जातक के लिए आसान होगा। ये शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में ठीक है, वो खराब नहीं है। मैं समझता हूं कि शनि अगर वृद्ध हैं तो आपको अपने घुटनों पे और अपने पैर के निचले हिस्से पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि केतु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव 12वें भाव पे है, मंगल का प्रभाव है, बहुत सारे ग्रह जन्म कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, इस वजह से व्यय और मित्रता बचा करके करने की आवश्यकता है। इस कुंडली के लिए लाभेश का जन्म कुंडली में पंचम भाव में आना कई जगह से धन का योग बनाएगा और मैं समझता हूं कि यह महाभाग्यशाली योग है। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना महासुखकारी योग होगा जो जातक के माता के फायदे को पहुंचाने वाला होगा। लग्न के अधिपति का उच्च का हो जाना व्यवस्थित और कम से कम उसे बौद्धिक स्तर पे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के लिए ये योग काफी होता है। क्लियर है? ये लग्न कुंडली का विश्लेषण था। इनकी कुंडली के लिए नक्षत्र वगैरह क्या है, बाकी सारी चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।